नमस्कार दोस्तों। इग्नू के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स FHD 2 के इकाई 2 उच्चरित और लिखित भाषा संप्रेषण के तत्व। भूमिका। मनुष्य का सामाजिकरण भाषा द्वारा ही संभव होता है। अपने परिवार, परिवेश और फिर व्यापक समाज में भाषा का प्रयोग करते हुए ही मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इस आदान प्रदान को ही हम संप्रेषण कम्युनिकेशन भी कहते हैं। मानव समाज में संप्रेषण एक अनिवार्य घटक है। इसका मतलब यह है कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में मनुष्य के पास सबसे सशक्त माध्यम भाषा ही है। भाषा लोगों को एक दूसरे के नजदीक ले आती है। सहमति, असहमति, विरोध, घृणा, प्रेम आदि को हम भाषा के द्वारा ही व्यक्त या संप्रेषित करते हैं। मनुष्य के पास संप्रेषण के लिए भाषा के दो रूप उपलब्ध हैं। एक को हम भाषा का उच्चरित रूप कह सकते हैं और दूसरे को हम भाषा का लिखित रूप। उच्चरित और लिखित भाषा पर तुलनात्मक दृष्टि से यदि विचार करें तो इन दोनों के अंतरों को समझा जा सकता है। उच्चरित रूप से ही लिखित रूप का विकास होता है, इसीलिए ये दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहते हैं। उच्चरित भाषा की प्रकृति। भाषा मानव समुदाय के सदस्यों को एक दूसरे के निकट लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो बोलकर, दूसरे लिखकर। बोलकर अपनी बात हम उच्चरित भाषा के माध्यम से पहुंचाता है। उच्चरित रूप के माध्यम से संप्रेषण के लिए यह जरूरी है कि सुनने वाला श्रोता हमारे सामने हो। समाज में यह एक सच्चाई है कि उच्चरित भाषा का अस्तित्व समाज के लिए अनिवार्य है। यह तो आप जानते हैं कि मानव शिशु में जन्म लेने के कुछ ही वर्षों बाद अपनी मातृभाषा को बोलना शुरू कर देता है। भाषा के उच्चरित रूप को वह अपने परिवार, परिवेश और समाज में अर्जित करता है। उच्चरित रूप का यह अर्जन मानव शिशु अनुकरण के द्वारा करता है और यह प्रयास करता है कि जिस तरह उसके संपर्क में आने वाले लोग बोलते हैं, उसी तरह वह भी बोल सके। हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य उच्चरित भाषा अपने परिवेश से स्वयं ही सीख लेता है। उच्चरित भाषा रूप को सीखने की यह प्रक्रिया अन्यानास यानी अनकॉन्शियसली होती है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि मानव शिशु को प्रारंभिक वर्षों में किसी भी भाषा परिवेश में रखा जाए, वह उसका बोलचाल का प्रयोग सीख लेता है। उच्चरित भाषा की एक प्रकृति और है कि उसके अलग अलग रूप भाषा समाज में प्रचलित होते हैं। हिंदी भाषा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बोलियों डायलैक्ट्स का है। हिंदी की बोलियों में हम ब्रज, अवधी, मैथिली, मगही आदि का नाम ले सकते हैं। इन बोलियों को बोलने वालों की हिंदी का उच्चरित रूप एक दूसरे से भिन्न दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि बोलियों का प्रभाव उच्चारण करते समय हिंदी पर भी पड़ता है। शायद इसीलिए हम लोगों को उनके उच्चारण के आधार पर पहचान लेते हैं कि वे किस प्रांत, क्षेत्र या नगर के रहने वाले हैं। उच्चरित भाषा को परंपरागत रूप में एक और नाम भी दिया गया है, वाक, स्पीच। वाक का मतलब ही है कहना। अपनी बात कहने के लिए मनुष्य के पास उच्चरित भाषा होती है। इसीलिए अनेक विद्वान यह भी मानते हैं कि मनुष्य का जन्म ही बोलने के लिए हुआ है। मानव समाज के समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो वे संप्रेषण के लिए भाषा के उच्चरित रूप का ही प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक ब्लूमफील्ड ने यह कहा कि भाषा से तात्पर्य केवल उच्चरित भाषा से ही है। लिखित भाषा की प्रकृति। लिखित भाषा सृजनात्मक साहित्य का माध्यम होती है। इसका प्रत्येक भाषाई समाज में अपना अलग स्थान होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि मानव जीवन में भाषा के लेखन का आविष्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। मानव समाज में भाषा का लिखित रूप एक सांस्कृतिक उपलब्धि है। यह मानते हुए कि वाक की तुलना में लेखन की उपलब्धि मानव समाज को काफी बाद में हुई है, लेकिन मानव सभ्यता के विकास पर लेखन का गहरा प्रभाव होता है। अपने इर्द गिर्द ऐसे माहौल की कल्पना कर सकते हैं और उसमें संतुष्ट रह सकते हैं जिसमें ना तो किताबें हों और ना अखबार, ना ही पत्र चिट्ठियाँ,
ना वेतन चिट्ठियाँ और ना ही परिचय पत्र। जहाँ लेक्चरर नोट ना हो, रास्तों के पते ना हों, बैनर पोस्टर और विज्ञापन ना हों और ना हो डॉक्टर की पर्चियाँ, कर और बीमा पत्र। क्या हम ऐसी शिक्षा पद्धति की कल्पना कर सकते हैं जिसमें इमला, डिक्टेशन ना हो, पाठ्य पुस्तकें व अभ्यास के निर्देश पुस्तिकाएं ना हों? आधुनिक समाज इसमें से किसी भी स्तर पर लेखन की शून्यता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह हमारी आधुनिक सभ्यता लेखन के बीच ही जीती है। भाषा का लिखित रूप हमारी सभ्यता का परिणाम है। वह एक ऐसा उत्पाद है जिसे हमारी सभ्यता ने आकार दिया है, और वह एक ऐसा औजार है जिसने मानव सभ्यता को निखारा है। हमें यह जानना चाहिए कि लेखन का आविष्कार साहित्यिक प्रयोजन के लिए नहीं हुआ, लेकिन इसने साहित्य को संभव बनाया। इसमें तो संदेह नहीं कि बोलचाल की भाषा की तुलना में लिखित भाषा अधिक व्यवस्थित और व्याकरणिक नियमों से बंधी हुई दिखाई देती है, इसीलिए लिखित भाषा की तुलना में अधिक मानक होती है। हमें यह भी जानना चाहिए कि लिखित भाषा ने संप्रेषण की अनेक जटिल क्रियाओं को भी संभव बनाया। ऐसी क्रियाएं जिनका वाचिक परंपरा वाले समाज में अभाव था। भारतीय समाज के लिखित भाषा की इस उपलब्धि को मिथक और पौराणिक संदर्भों से भी जोड़कर देखा गया। गणेश को लिखित भाषा का आविष्कारक मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर लेखनी की तरह इस्तेमाल किया। यह भी माना जाता है कि वेद व्यास ने मौखिक रूप से महाभारत का उच्चारण किया और गणेश ने उसे लेखनीबद्ध किया। भारतीय सभ्यता में लेखन को दैवी शक्तियों से जोड़ा गया है। उच्चरित और लिखित भाषा के भेद। अध्ययनों में उच्चरित भाषा को अधिक महत्व दिया जाता रहा। समाज में दोनों का स्थान अपनी अपनी दृष्टि से महत्व रखता है। इन दोनों के भाषिक रूपों को एक दूसरे से अलग करने वाले तत्वों को विद्वानों ने गंभीरता से देखा है। इन विचारों में इन दोनों की रूप संरचना को लेकर बात कही गई है। बोलचाल की भाषा या उच्चरित भाषा में ध्वन्यात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, जबकि लिखित भाषा में लेखीमीय ग्राफेमिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। ध्वन्यात्मक इकाइयों का संबंध मनुष्य का उच्चारण अवयवों उच्चारण प्रयत्न मुखर विविर ओरल कैविटी में उच्चारण अवयवों के संचालन वायु के द्वारा और उतार चढ़ाव के साथ जुड़ता है। बोलचाल की भाषा या वाक स्पीच के उत्पादन में वायु फेफड़ों से निकलकर बाहर आती है। वर्तनी के स्तर पर मुसलमान कलयुग तजुर्बा मद्रास पहिरावा पहनावा सरदार भाप ये अलग अलग जगहों पर या क्षेत्रों में बोले जाने वाले शब्द हैं। इनकी सही वर्तनी को जो ब्रैकेट में दिया गया उसमें है। उच्चरित क्रिया रूप कहलाए, कहे गए, पूछे गए, पूछेंगे, देख पढ़ते हैं, जान पढ़ते हैं या दिखाई पड़ते हैं, दिलाया चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं। अन्य प्रयोग तिस पर भी उस पर भी, पाषाण की नाई, पाषाण की तरह, पलुए जीव जंतु, पालतू जीव जंतु, इस बेर इस बार। संप्रेषण व्यवस्था के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि इसमें एक और वक्ता लेखक एड्रेसर होता है तो संदेश मैसेज भेजता है, और दूसरी तरफ श्रोता पाठक एड्रेसी रहता है जो इस संदेश को ग्रहण करता है। वक्ता और श्रोता के बीच संदेश के आदान प्रदान को संप्रेषण की संज्ञा दी जाती है। ध्यान देने की बात है कि कथ्य रूप में अपने भाव विचार या अनुभूति को संदेश का रूप देने के लिए वक्ता किसी कोड का सहारा लेता है। कथ्य को संदेश के रूप में बांधने की प्रक्रिया को कोडीकरण एनकोडिंग कहा गया है। श्रोता भी संदेश के भाव को ग्रहण करने के लिए इसी कोड की सहायता लेता है। संदेश में निहित कथ्य को पाने की प्रक्रिया को विकोडीकरण डिकोडिंग कहा जाता है। लिखित और उच्चरित दोनों ही संदेशों में
संप्रेषण की यह व्यवस्था कार्य करती है, जिसमें 6 उत्पादनों की आवश्यकता पड़ती है: 1 वक्ता, 2 श्रोता, 3 संदर्भ, 4 संदेश, 5 कोड, 6 सरणी। उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषताएं। लिखित भाषा अपनी प्रकृति में स्थायी होती है, जबकि उच्चरित भाषा स्थायी होने से हमारा मतलब यही है कि जिस विषय पर भी कुछ लिख दिया जाता है वह एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट बन जाता है। इस लिखित रूप को हम अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि लेखन संप्रेषण के क्षेत्र रेंज को व्यापक विस्तार दे देता है। यह विस्तार ही इसे शक्ति संपन्न बनाता है। हम बार बार इसका वाचन कर सकते हैं। 1000-2000 साल पहले की लिखित सामग्री को हम सुरक्षित रख पाते हैं। इसके विपरीत वाक् संप्रेषण का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। मौखिक संप्रेषण मात्र कान की सीमा तक ही हो सकता है। बिना किसी उपकरण के मानव स्वर बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकता है, जबकि लिखित संदेश भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करके दूर दूर तक पहुंच सकता है। लिखित भाषा वह भाषा व्यवस्था है जिसे सतर्कता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। लेखन एक सुविचारित पद्धति है, इसीलिए इसकी संरचना अधिक सुगठित, मानकीकृत और एकरूपता लिए हुए होती है। इस प्रकार का संरचनागत गठन बोलचाल की भाषा में नहीं होता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि इससे मौखिक और लिखित भाषा की विशेषताओं की तुलना संभव हो पाती है कि जब लिखित संदेश देना संभव हुआ तो संदेशवाहक की मध्यस्थता समाप्त होने लगी। मौखिक संप्रेषण संदेशवाहक पर निर्भर था। मौखिक संदेश संदेशवाहक की सीमा के कारण थोड़ा बहुत बदल भी जाता था। अगर हम साहित्य की वाचिक परंपरा को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि मौखिक रूप से एक से दूसरे तक पहुंचते पहुंचते साहित्यिक संदेश और उसकी संरचना में बहुत बदलाव आ जाता था। इसके अलावा शब्दों व अनेक प्रकार के पदबंधों और उपवाक्यों की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति हमें बोलचाल की भाषा को पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। बोलचाल या मौखिक भाषा में बोलते बोलते अधूरे पद, पूरक वाक्य संरचनाओं, तकिया कलाम आदि का बीच बीच में खूब प्रयोग दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, आप समझते हैं, मैंने कहा, आप जानते ही हैं, आप समझते हैं, माफ कीजिए, हमें सोचना है, समझे, आप समझते हैं, ठीक है, आदि अनेक ऐसी ही संरचनाएं हैं जिनको हिंदी भाषा वक्ता बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। यही नहीं, संहिता, अनुतान, बलाघात, यति, चेष्टाएं, हाव भाव प्रदर्शन, हाथ पैर हिलाना, उंगलियों के तरह तरह के संकेत आदि के माध्यम से वक्ता बोलचाल की भाषा को बोलते समय छोटे छोटे उच्चारण खंडों में विभक्त करता चलता है। लिखित भाषा की संरचना में हमें हमेशा एक क्रमबद्धता दिखाई देती है। कर्ता, कर्म, क्रिया यथास्थान प्रयुक्त होते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में आपको यह क्रम विखंडित मिलेगा। लिखित भाषा में ऐसा नहीं होगा कि विशेषण संज्ञा के बाद क्रिया, विशेषण क्रिया के बाद आए, लेकिन बोलचाल की भाषा में इस प्रकार का क्रम परिवर्तन भी खूब देखने को मिलता है। एक चुनाव अभियान के दौरान एक पार्टी के नेता द्वारा दिए गए भाषण से उद्धृत है। यहाँ इस भाषण के अंश को लिखकर वक्ता द्वारा प्रदर्शित हाव भाव, चेष्टाओं, संहिता, बलाघात, अनुतान, हाथ पैर हिलाना आदि को प्रदर्शित करना कठिन है। वह तो केवल भाषण को सुनते समय ही देखा जा सकता है। भाइयों, अंत में एक बात और चाहूँगा कहना आपसे। कहना क्या, बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि ना भूलें आप इस बात को कि कितना कीमती है वोट आपका, बहुत कीमती है। जी हाँ, बहुत, और इस कीमती वोट को पहचाने, इसकी कीमत ना जाने दें इसे जाया। आपका यह एक वोट, यह कीमती वोट बदल देगा भविष्य इस देश का, देश की राजनीति का,
केंद्र स्थायी सरकार ही ना हुई तो सोचिए कहाँ जाएगा हमारा आपका। जी हाँ, आपका यह देश, और आप जानते ही हैं कि स्थायी सरकार कौन दे सकता है। स्थायी सरकार एकमात्र एक ही पार्टी। इसीलिए मैं दरखास्त करता हूँ हाथ जोड़कर अपने सभी भाइयों से, बहनों से, कि अपना अमूल्य वोट देकर अपने इलाके के उम्मीदवार श्री को सफल बनाएं। लेखन में तो लेखक को ही इस अंतराल के विषय में पूर्व संभावना करके ही चलना पड़ता है, क्योंकि लिखित रूपों को जब पढ़ा जाता है और समझा जाता है तब विभिन्न पाठक अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हुए पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत में एक युग ऐसा रहा है जहाँ पाठावली या मूल पाठ की अलग अलग आचार्यों द्वारा अपने अपने ढंग से अलग अलग व्याख्याएं या टीकाएं की गईं और नए नए सिद्धांत स्थापित किए गए। लिखित भाषा में विविध प्रकार के कतिपय विशिष्ट अभिलक्षण पाए जाते हैं जो मौखिक भाषा में नहीं दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए विराम चिन्ह, विविध प्रकार के लेखनीय आकृतियां, तरह तरह के रंगों का प्रयोग आदि ऐसी युक्तियां हैं जिनका प्रयोग लेखन को व्यवस्थित और आकर्षक बनाता है। बोलचाल में तो केवल अभिलक्षणों जैसे सुर, तान, लय, बलाघात, संहिता आदि को ही आधार बनाया जा सकता है और लेखनीय व्यवस्थाओं को इन्हीं के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रश्न और आश्चर्य को जहाँ लिखित भाषा में प्रश्नवाचक या आश्चर्यसूचक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ उच्चरित भाषा में इन्हें क्रमशः उद्धृत, अनुतान या उच्चारण में तेजी लाकर ही व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार जब कोई विशिष्ट बात कहनी होती है या किसी विशिष्ट बात पर किसी का ध्यान आकर्षित करना होता है तो लेखन में उसे व्यक्त वाक्य को रेखांकित कर दिया जाता है, जबकि मौखिक भाषा में तो इसे आवाज में तेजी लाकर ही व्यक्त किया जाता है। जहाँ तक लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा के शब्दकोश व व्याकरण का प्रश्न है, इन दोनों में भी हमें पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ संरचनाएं ऐसी मिलती हैं जिनका प्रयोग केवल लिखित भाषा में तो संभव है, मौखिक में नहीं। हिंदी में भी अनेक उपवाक्यों से मिलकर बने जटिल संयुक्त वाक्य लेखन में तो देखे जा सकते हैं, पर बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। इस प्रकार आकर्तवाच्य की अनेक संरचनाएं ऐसी हैं कि जिनका प्रयोग लेखन में तो संभव है, पर बोलचाल में उनका प्रयोग हिंदी भाषाभाषी नहीं करता। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए। माँ के द्वारा नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाया गया। राम के द्वारा इस चारपाई पर सोया जाता है। छात्रों को अध्यापक द्वारा निबंध लिखवाया जाएगा। ऊपर दिए गए तीनों वाक्य आकर्तवाच्य हैं। व्याकरण की पुस्तकों में तो आप इस प्रकार के वाक्यों को देख सकते हैं, लेकिन सामान्य बोलचाल में कोई भी इन वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। यही बात नीचे दिए गए वाक्यों के रूप में कही जाएगी। माँ ने नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाया। राम इस चारपाई पर सोता है। अध्यापक छात्रों को निबंध लिखवाएगा। बोलचाल की भाषा की तुलना में लिखित भाषा और जटिल, विविधतापूर्ण, रूढ़ व औपचारिक होती है। लिखित भाषा में ये हमें अनेक युक्तिपरक रूप दिखाई देते हैं। मौखिक भाषा की तुलना में यह अधिक संशोधित भाषाई रूप हैं। बोलचाल की भाषा में तो जो मुंह से निकल गया वही अंतिम होता है, लेकिन लेखन में तो लेखक अपने लेख को बार बार पढ़कर बार बार संशोधित कर सकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी को शादी, विवाह, जन्मदिन या किसी प्रकार के किसी अनुष्ठान के लिए आमंत्रित करता है, या कोई संस्था किसी व्यक्ति को किसी संगोष्ठी, सेमिनार आदि का जब निमंत्रण देती है तो उस पत्र की
भाषा में औपचारिकता तो बरती जाती है, साथ ही उसमें जो वाक्य संरचनाएं व पदबंध आते हैं वे रूढ़ लय में होते हैं। यदि विवाह संबंधी निमंत्रण पत्रों की लिखित भाषा पर आप ध्यान दें तो पता चलेगा कि सभी में गिने चुने एक जैसे रूढ़ वाक्यों का ही प्रयोग दिखाई देता है। उदाहरण के लिए अधिकांश निमंत्रण पत्रों का प्रयोग एवं भाषिक संरचनाएं इस प्रकार की मिलती हैं। आयुष्मान लड़के का नाम, आत्मज श्री एवं श्रीमती माता पिता का नाम, एवं आयुष्मती लड़की का नाम, आत्मजा श्रीमती एवं श्री माता पिता का नाम का शुभ विवाह दिनांक को होना निश्चय हुआ है। आपसे अनुरोध है कि इस पावन बेला पर पधार कर वर वधु को आशीर्वाद प्रदान करें। वह हो सकता है कि किसी निमंत्रण पत्र में पावन बेला के स्थान पर शुभ अवसर लिखा हो और आशीर्वाद प्रदान करने के स्थान पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं जैसी रूढ़ युक्तियां हों। इसी प्रकार समाज में अनेक ऐसे कार्यकलाप, अवसर एवं कार्यक्रम होते रहते हैं जब औपचारिकता का निर्वाह लिखित भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के परिचितों, मित्रों एवं सहकर्मियों द्वारा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने की औपचारिकता का निर्वाह इस प्रकार के वाक्यों को लिखकर किया जाता है। श्री के आकस्मिक निधन के अवसर पर के सभी सदस्य हार्दिक शोक एवं संवेदना व्यक्त करते हैं तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे शोक संतप्त परिवार को सांत्वना प्रदान करें। लेकिन जब कोई किसी के यहाँ गमी में जाता है तब बोलचाल की भाषा में कभी भी इस प्रकार की औपचारिक और रूढ़ भाषा का प्रयोग नहीं करता। यही कारण है कि डाक तार विभाग द्वारा विभिन्न आयोजनों जैसे पुत्र जन्म, जन्म दिवस, विवाह, पदोन्नति, पद प्राप्ति, मृत्यु आदि के लिए रूढ़ युक्तियां तैयार रहती हैं और व्यक्ति तार करते समय पूरा कथन भी नहीं लिखता, केवल युक्ति की संख्या लिख देता है और दूसरे शहर के तार घर से प्राप्त सूचना के आधार पर उस संख्या वाली युक्ति को लिखकर निर्देशित पते पर भिजवा दिया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक समाज में अनेक प्रकार की ऐसी गतिविधियां हैं जिनको औपचारिकता का दर्जा तभी प्राप्त होता है जब उसमें लिखित अनुबंध तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए विवाह में पंडित जी वर तथा वधू से मौखिक रूप से भले ही जितने वचन भरवाएं, लेकिन यदि विवाह को कानूनी रूप देना है तब तो कचहरी में जाकर न्यायाधीश के समक्ष लिखित अनुबंध पर वर वधू को हस्ताक्षर करने ही होंगे। इसी तरह से यदि मकान खरीदना या बेचना या किराए पर लेना उठाना है तो मौखिक रूप से भले ही कोई कितने ही आश्वासन क्यों न दे, औपचारिकता तो तभी आती है जब लिखित दस्तावेजों पर दोनों ही पक्ष के लोग हस्ताक्षर करते हैं। कभी आपको बैंक से या किसी अन्य सरकारी संस्था से ऋण लेना हो तो आपको इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने होते हैं। लोग हस्ताक्षर भी करते हैं पर वे उनकी भाषा नहीं पढ़ते। कारण यही है कि वह भाषा इतनी औपचारिक, तकनीकी, जटिल होती है कि सामान्य व्यक्ति की समझ से बाहर होती है। ऋण लेने से पहले अधिकारी उन सभी नियमों की चर्चा मौखिक रूप से कर देते हैं, लेकिन उस समय की मौखिक भाषा और इकरारनामे में नियमों को स्पष्ट करने वाली लिखित भाषा का अंतर लिखित भाषा की औपचारिक विशेषता के कारण ही आता है। उच्चरित भाषा के प्रकार। बोलचाल की भाषा वाक्य या उच्चरित भाषा को महत्व देने के पीछे उसके प्रकार ही प्रमुख कारण रहे हैं। मानव के संप्रेषण व्यापार में उच्चरित भाषा ही मूलभूत भाषा रूप होती है। किसी भी भाषा समाज में भाषा बोलने वाले की संख्या भाषा लिखने या पढ़ने वालों की तुलना में कहीं अधिक होती है। आज हिंदी भाषा कोई अगर देखें तो वह पूरे भारत में अलग अलग तरह से बोली जाती है। अपनी अधीनस्थ बोलियों
के बीच या बोली क्षेत्र में उसका क्षेत्रीय रूप प्रचलित है। भारतीय भाषाओं के बीच उसका संपर्क भाषा के रूप में मिश्रित रूप प्रचलित है, जैसे बम्बईया हिंदी, कलकत्तिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि। उच्चरित भाषा में इनका प्रयोग अधिकतम ध्वन्यात्मक परिवर्तन के साथ ही दिखाई देता है, जैसे टेशन, स्टेशन, वोट, वोट, अनवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इंजीनर, इंजीनियर, डॉक्टर, डॉक्टर, पेंशन, पेंशन आदि। लिखित हिंदी तत्सम शब्द को ही प्राथमिकता देती है, जैसे हेतु के लिए क्षुब्ध, गुस्सा, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा आदि। उच्चरित भाषा प्रकार्य के साथ अंग विक्षेप, बॉडी लैंग्वेज, भंगिमाओं और चेष्टाओं की भी सहायक भूमिका होती है। बोलते समय हम अपनी हथेली और उंगलियों का कितना प्रयोग करते हैं, इसी तरह चेहरे के हाव भाव का भी हम बोलते समय सहयोग लेते हैं। सहमति असहमति में सिर हिलाना, भौं चढ़ाना, आश्चर्य और क्रोध व्यक्त करने के लिए आंखों का तरह तरह से उपयोग, आश्चर्य, क्रोध, प्रेम, शरारत, होंठ सिकोड़ना आदि अनेक चेष्टाएं हैं जिनका संयोजन बोलते समय वक्ता करता है। इस प्रकार उच्चरित भाषा हमारे जीवन का अंग होती है। वह भाषा समाज को जोड़ने का काम करती है। इसके माध्यम से विभिन्न और वर्गों के लोग परस्पर विचार विनिमय करते हैं। एक, उच्चरित भाषा एक वैकल्पिक यथार्थ है। भाषा समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रयोग करता है। 2. भाषा प्रकार्य और प्रयोग क्षेत्र के विस्तार के कारण उच्चरित भाषा विषम रूपी होती है। 3. उच्चरित भाषा से ही लिखित भाषा जन्म लेती है। 4. उच्चरित भाषा में कोड मिश्रण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। 5. उच्चरित भाषा समाज में प्रतिष्ठा का कारण नहीं बनती, प्रतिष्ठा लिखित भाषा को ही मिलती है। 6. उच्चरित भाषा का प्रयोग आत्मीयता का द्योतक होता है। उच्चरित भाषा का प्रयोग अनौपचारिक संदर्भों में होता है। 8. उच्चरित भाषा में विकल्पन लिखित भाषा की तुलना में अधिक होता है। 9. उच्चरित भाषा को व्यक्ति अपने परिवेश से स्वयं सीखता है। 10. उच्चरित भाषा ही व्यक्ति के सामाजिकरण का माध्यम होती है। लिखित भाषा के प्रकार: स्मृति में सहायक, मेमोरी सपोर्टिव, संस्कृति अध्येताओं और नृतत्व शास्त्रियों ने वाचिक परंपरा से जुड़े लोगों की स्मरण शक्ति को अत्यंत आश्चर्य से देखा और उसे महान सिद्ध किया। उनका यह कहना है कि वाचिक परंपरा से जुड़े हुए लोगों में यह क्षमता थी कि वे लंबे आख्यानों महाकाव्यों को याद कर लेते थे। यह बात वास्तव में महत्वपूर्ण है, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि किसी विद्यालय की पुस्तक सूची। यही कारण है कि लेखन में विषय में उसका स्मृति प्रकार्य सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। संप्रेषण क्षेत्र का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिकेशन। मौखिक संप्रेषण में वक्ता और श्रोता दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, इसीलिए इसका संप्रेषण क्षेत्र सीमित होता है। इसके विपरीत लिखित संप्रेषण दूरी और काल दोनों की सीमा को पार कर लेता है, इसीलिए लेखन को संप्रेषण के क्षेत्र में दूरी और माध्यम कहा गया है, जिसमें न केवल लेखक और पाठक की दूरी मिट जाती है, बल्कि लेखक और संदेश की दूरी भी सिमट जाती है। इस प्रकार लिखित भाषा रूप व्यापक संप्रेषण क्षेत्र तक अपने मूल रूप में फैल सकता है। 3. प्रसारण का माध्यम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। लेखन का यह प्रकार संदेश को भेजने वाले से दूर पहुंचाने में समर्थ बनाता है। लिखित संदेश उच्चरित संदेश की तरह उसी समय प्रेषित करना जरूरी नहीं होता, इसे बाद में भी उपलब्ध कराया जा सकता है। लिखित भाषा रूप की यह विशेषता उसे प्रसारण माध्यम के रूप में स्थापित करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौखिक संदेश अपने श्रोता तक पहुंचने के तुरंत बाद ही समाप्त हो जाता है, जबकि लिखित संदेश एक वस्तु की तरह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है।
4. सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। लेखन के स्थायित्व का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उसमें सामाजिक व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करने की शक्ति होती है। यदि आप सरकारी कार्यालयों के कामकाज को देखें तो आप यह मुझे लिखित रूप में दीजिए, कैन आई हैव दिस इन राइटिंग, जैसे अभिव्यक्तियां प्रयोग में मिलेंगी। इनसे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि लोग मौखिक शब्दों की तुलना में लिखित शब्दों पर अधिक विश्वास करते हैं। प्रतिक्रिया, इंटरेक्शन। भाषाई संप्रेषण को वाक्य की सीमाओं, कंस्ट्रेंट्स से स्वतंत्र करते हुए लेखन कई प्रकार की समन्वित कोऑर्डिनेटेड प्रतिक्रियाएं निर्मित की। उदाहरण के लिए पत्र और वसीयतें एक निर्धारित व्यक्ति के लिए होती थीं। सौंदर्य शास्त्रीय प्रकार्य, एस्थेटिक फंक्शन। साहित्य शब्द साहित्य को कला माध्यम के रूप में सामने लाता है। इसमें संदेश नहीं कि साहित्य की मौखिक परंपरा भी होती है। हमने कवि सम्मेलनों, मुशायरों में मौखिक रूप में कविताएं सुनी हैं। पिछले कुछ वर्षों में साहित्य की वाचिक परंपरा व उसकी भाषिक अभिव्यंजना को लिखित साहित्य की तुलना में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। किसी कहानी या उपन्यास में प्रकृति आदि का विवरण देते हुए रचनाकार भाषा के लिखित रूप की मानकता से बंधा रहता है। इसके विपरीत जब वह विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच संवाद प्रस्तुत करता है तो भाषा के मौखिक रूप को वह प्रधानता देता है। बोलचाल की भाषा का लिप्यंकन। बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा का अंतर उस समय और भी स्पष्ट हो जाता है जब बोलचाल की भाषा की ध्वनियों का लिखित भाषा में लिप्यंकन करने का प्रयास किया जाता है। यूं तो उच्चरित भाषा की तमाम ध्वन्यात्मक विशेषताओं को लिपिबद्ध करना असंभव कार्य है। उच्चरित भाषा में कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिनको लेखन में शब्दों में लिखकर ही व्यक्त किया जा सकता है। हमने नाटक, कहानी, उपन्यास में देखा है कि उच्चरित भाषा की इन चिंताओं को वह रोते हुए आया, वह जोर से हंसने लगा के रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है। लेकिन इस प्रकार की सभी क्रियाओं या चेष्टाओं में किस किस प्रकार की ध्वन्यात्मक विशेषताएं निहित हैं, उन्हें लिखित शब्दों में व्यक्त कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। उदाहरण के लिए, कोई रोता है तो कैसे रोता है, धीरे धीरे, जोर से, चीख कर, हिचकियां लेकर, सुबक सुबक कर आदि। लिखित भाषा पर उच्चरित भाषा का प्रभाव। एक, वर्णनात्मक शब्दों या पदबंधों का प्रयोग। यह लेखन में सबसे सरल और सबसे अधिक प्रचलित तकनीक है। अधिकांश लेखक उच्चारणात्मक प्रभावों को व्यक्त करने के लिए वर्णनात्मक या विवरणात्मक शब्दों और पदबंधों का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी के रोने की को व्यक्त करना हो तो कहा जा सकता है कि वह फूट फूट कर रोने लगी। यहाँ फूट फूट कर पदबंध विवरणात्मक पदबंध है जो रोने के उच्चारणात्मक प्रभाव को अभिव्यक्त करने का कार्य कर रहा है। 2. विराम चिन्ह का प्रयोग। लेखन व्यवस्था में विराम चिन्हों का प्रयोग एक ऐसी सुविधा है जिसका प्रयोग प्रत्येक लेखक करता है। मौखिक या बोलचाल की भाषा की ऐसी अनेक युक्तियां हैं, जैसे कहीं रुकना, कहीं बल देना, कहीं भिन्न भिन्न अनुतान के साथ बोलना आदि, जिनका प्रयोग भाषा भाषी बोलचाल के समय करता है। लिखित भाषा में इन्हीं समस्त मौखिक युक्तियों के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। उच्चरित भाषा में विभिन्न स्थानों पर वक्ता किस रूप में रुकता है, कितनी अवधि के लिए रुकता है, रुकते समय उसकी भंगिमा प्रश्न पूछने की है या आश्चर्य प्रकट करने की, इनके लिए लिखित भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वर्तनी में परिवर्तन। कभी कभी प्रादेशिक प्रभाव व्यक्त करने के लिए और कभी अपने व्यक्तित्व के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए लेखक शब्दों की वर्तनी में फेरबदल कर देते हैं।
इस प्रकार के परिवर्तन आपको विज्ञापनों की भाषा में काफी देखने को मिलेंगे। विज्ञापनों का उद्देश्य लोगों का ध्यान आकृष्ट करना होता है। वर्तनी में फेरबदल करके लिखने से लोगों का ध्यान उधर स्वयं ही चला जाता है। इसके साथ ही जब कोई पात्र किसी अन्य पात्र को चिढ़ाता है या उसका मजाक बनाता है, तब बोलचाल की भाषा में आए बदलावों को व्यक्त करने के लिए साहित्यकार शब्दों की वर्तनी को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई तुतलाकर बोलता है तो तोतली भाषा की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की वर्तनी का स्वरूप बदल दिया जाता है। एक उदाहरण देखिए, ताता हम भी मलाई मत्तन ताइंदे, हम जलूल ताइंदे, तुमने तल्लू तो तिलाया, तामिनी तो तिलाया, हम भी ताइंदे। हिंदी साहित्य में जो वर्तनी परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं वे सब उच्चारण की मौलिकता बनाए रखने के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। मोटे गाढ़े अक्षरों में लिखना। जब लेखक किसी बात पर बल देना चाहता है, कोई महत्वपूर्ण बात बताना चाहता है या किसी विशेष कथन की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट करना चाहता है तो उस वाक्य या कथन को सामान्य लिखावट की तुलना में मोटे बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा में यह कार्य कैपिटल अक्षरों का प्रयोग करके किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में वर्तनी के दो रूप उपलब्ध हैं। हिंदी में यही कार्य मोटे गाढ़े अक्षरों बड़े प्रिंट के प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। टंकित सामग्री में अंतराल या स्पेस छोड़कर लिखना। स्पेस या अंतराल छोड़कर लिखने से भी लेखक बोलचाल की भाषा में की स्वाभाविकता को लेखन में बनाए रखने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। इतना सुनना था कि मन सुख क्रोध से कांपने लगा। तुझे घिन आती है तो किस गधे ने तुझे यहाँ भेजा था? नाम क्या है तुम्हारा? जब कहीं से खाना बनने की सुगंध आती है तो जल्दी जल्दी सांस लेने लगता हूँ। हलवा, पुलाव, मीट, पकौड़े। क्या मैं भी उस औरत की तरह मायके नहीं जा पाऊंगी? और क्या मैं भी? वर्णों तथा शब्दों की पुनरावृत्ति। शब्दों एवं वर्णों की पुनरावृत्ति से भी लेखक उच्चारण की वास्तविकता को लेखन में उतारने का प्रयास करते हैं। किसी भी चीख पुकार, जोर से बोलना, बल देकर बोलना, इन सभी ध्वन्यात्मक प्रभावों को लेखन में शब्दों और वर्णों की पुनरावृत्ति के माध्यम से प्रदर्शित करने की चेष्टा की जाती है। कुछ उदाहरण देखिए। पुनवा की माँ घबराकर बोली, देख देख देख। तो हाँ 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 कहते कहते वह सहसा रुक गई। 5-7 कदम ही आगे बढ़ पाई थी कि वह दोबारा बोली, हाँ 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 हाँ। वे हाँ मैं कहता, अब तुम जीवन का रहस्य समझ पाई हो। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।